This is me, Dr. Deepa Rawat, and we are going to learn about remedy reactions today. ठीक है, रेमेडी रिएक्शन को हम 12 ऑब्जर्वेशन के नाम से भी जानते हैं। 12 ऑब्जर्वेशन ऑफ केंट, जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हमारे करिकुलम में तो क्वेश्चंस आते ही हैं, एकेडमिक्स में तो आते ही हैं, बट हमेशा जब भी आप AIA PGET के पुराने क्वेश्चन उठा के देखो तो वहाँ पर इससे ज़रूर एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये तो कोई मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि ये कितना लाइक हाउ इम्पॉर्टेंट दिस टॉपिक इस पर बात करने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। और इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है कि इसमें याद रखने जैसा कुछ है या फिर इसमें कोई चीज़ समझने जैसी कुछ है। देयर इज़ नथिंग टू अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक, दैट इज़ वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी पर्सन हियर. So I will not take much time of yours. So what I want to learn, what I want to make you understand with this video, that how to remember the observation actually. ठीक है, पहली चीज़ मैं यही इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप ऑब्जर्वेशन को याद कैसे रखोगे। ठीक है, कि फर्स्ट नंबर पे कौन सी है, 7th पे कौन सी है ये याद नहीं रहता, 12th ऑब्जर्वेशन कौन सी है ये याद नहीं रहता। अगर 1 2 3 4 पूछा जाए और आपको बताया जाए कि ये ऑब्जर्वेशन है, इसमें क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं, ये हम फिर भी बता सकते हैं। बट अगर सडनली पूछ लिया जाए कि 3rd ऑब्जर्वेशन में डॉक्टर केंट ने क्या कहा है, तो ये थोड़ा सा टॉपिक जो है वो मुश्किल हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये रहता है कि यार याद नहीं आता एकदम से कि 3rd में क्या था, 9th में क्या था, 7th में क्या था। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये मैं ट्रिक इस जो है वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ। तो here will only learn how to remember the observation नंबर वाइज एंड सीक्वेंस जो होगा वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो रहेगा वो मैं इसमें बताऊंगी। और साथ में लास्ट में हम एक निमोनिक भी करेंगे जिस पे मेरा ज़्यादा फोकस है क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बहुत ज़्यादा टाइम हम इस वीडियो में नहीं लेंगे या बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं देखेंगे, बस ये देखेंगे कि कैसे कैसे हम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को सारी ऑब्जर्वेशंस को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पहली ऑब्जर्वेशंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो 4 ऑब्जर्वेशंस होने वाली है ना, ये एग्रवेशन की होने वाली है। ठीक है, सिंपल मैं बता रही हूँ। फिर 5th, 6th, 7th, ये ऑब्जर्वेशंस जो होने वाली हैं ये एमेलियोरेशन की होने वाली है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 8th और 9th। 8th होने वाली है इडियोसिंक्रेसी की, 9th जो होने वाली है प्रूवर्ड्स की होने वाली है। ठीक है, ये हो गया। अब 10, 11, 12 ये किस तरह से याद रखा जाए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 तो हमें पता चल गया ये एग्रवेशन से रिलेटेड है। 5 6 7 पता चल गया ये एमेलियोरेशन से रिलेटेड है। 8 हमें पता चल गया इडियोसिंक्रेसी से रिलेटेड है। 9th प्रूवर्ड्स से रिलेटेड है। 10th के लिए कैसे, इसको एक निमोनिक से याद रखो, NOW। ठीक है, N मतलब न्यू सिम्टम्स, O मतलब ओल्ड सिम्टम्स, W मतलब रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, तो ये तो हो गया जी ये समझने की बात कि कैसे एटलीस्ट इतना याद रखा जाए कि किन ऑब्जर्वेशंस में हमें एग्रवेशन देखने को मिलेगी, किन में एमेलियोरेशन देखने को मिलेगी, और कहाँ पे और सारी चीज़ें जैसे इडियोसिंक्रेसी, प्रूवर्ड्स, न्यू सिम्टम्स, ओल्ड सिम्टम्स एंड रॉन्ग डायरेक्शन। ये सबसे सिंपल मेथड है याद रखने का। अब चलो अब देखते हैं फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन जो हमारी एग्रवेशन की ऑब्जर्वेशन है। इसमें हमने क्या देखा, हमें पता है 4 ऑब्जर्वेशन एग्रवेशन की है। ठीक है, तो ये भी एग्रवेशन की होगी। ठीक है, लेकिन इसका एग्रवेशन कैसा है, पूरा का पूरा एग्रवेशन होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, बढ़ती जाएगी कंप्लेन, बढ़ती जाएगी और फाइनली पेशेंट डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, एग्रवेशन तो हो रहा है लेकिन फाइनल डिक्लाइन हो रहा है इसके बाद। ठीक है, इतना याद रख लो। ओके, अब जब फाइनल डिक्लाइन हो रहा है, पेशेंट मरने ही वाला है या पेशेंट ख़राब होने ही वाला है, तो आपका प्रोग्नोसिस कैसे होने वाला है, अनफेवरेबल। ठीक है, अनफेवरेबल होने वाला है आपका प्रोग्नोसिस। ठीक है, अगर आपको पता है कि आपका प्रोग्नोसिस अनफेवरेबल है, पेशेंट डिक्लाइन होने वाला है, आपने मेडिसिन गलत दे दिए, एग्रवेशन हो रहा है, अगर तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि पेशेंट जो है वो डिक्लाइन होने वाला है
या एग्रेवेशन अगर हो रहा है तो आपकी रेमेडी गलत है, तो रेमेडी गलत है तो क्या कर दोगे, उसको एंटीडोट कर दोगे। ठीक है, बस सिर्फ इतना ही इस वाले ऑब्जर्वेशन से पूछा गया है क्वेश्चंस के बारे में। और अगर किसी को लिखना है, ठीक है, पेपर में लिखना है, 15 मार्क्स का 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसी को पूरा सेंटेंस में आप लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमने करा क्या है, हमारी जो फाइनल डिक्लाइन हो क्यों रहा है पेशेंट को, इसका रीज़न क्या है, फाइनल डिक्लाइन होने का रीज़न क्या है। तो रीज़न क्या क्या हो सकता है, या तो हमने हमारी जो एंटीसोरिक दी है, एंटीसोरिक जो दी है वो है डीप, ठीक है, या फिर डीप है और उसने डिस्ट्रक्शन कर दिया है, ठीक है, ये है, या फिर हमारा जो केस है वो इनक्योरेबल केस है। ठीक है, बस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में आपको इतना ही याद रखना है, इसके अलावा और कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन में क्या है, सॉरी, सेकेंड ऑब्जर्वेशन भी आपको पता है कि ऑब्जर्वेशन हमारी एग्रेवेशन की ही है। एग्रेवेशन तो है, बट जैसे जैसे एग्रेवेशन होता जाता फिर पेशेंट धीरे 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 करके इम्प्रूव भी करता है। तो यहाँ पे एग्रेवेशन हो रही है, उसके बाद स्लो इम्प्रूवमेंट। पहले वाले में तो इम्प्रूवमेंट थी ही नहीं, इसमें स्लो इम्प्रूवमेंट होने वाली है, हल्की हल्की सी इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगी। अगर इम्प्रूवमेंट हो रही है तो रेमेडी आपकी ठीक है, तो प्रोग्नोसिस आपका कैसा हुआ, फेवरेबल हुआ। प्रोग्नोसिस आपका फेवरेबल हुआ। अगर फेवरेबल हुआ तो क्या आपकी डिजीज़ इनक्योरेबल हो सकती है? कभी भी इनक्योरेबल नहीं हो सकती। डिजीज़ जो है वो कांट बी इनक्योरेबल। ठीक है, इनक्योरेबल तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब स्लो तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो आप अपने मेडिसिन तो ठीक दी है, उसको थोड़ी देर छोड़ दो, उसको अपना काम करने दो। ठीक है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन सिंपल है। एग्रेवेशन 1 2 3 4 चारों में एग्रेवेशन है, लेकिन फर्स्ट की एग्रेवेशन क्या थी, एग्रेवेशन हुई लेकिन पेशेंट फाइनली यहाँ पे डिक्लाइन कर गया। ठीक है, सेकेंड में भी एग्रेवेशन हुई लेकिन स्लो इम्प्रूवमेंट, फिर बाद में हमें धीरे 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 करके पेशेंट जो है वो स्लो इम्प्रूवमेंट में आ गया और नॉर्मल आ गया। ठीक है, अब जो है, अब हम थर्ड ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन में भी क्या है, हमारी एग्रेवेशन ही होने वाला है ना, एग्रेवेशन ही होगा, बट एग्रेवेशन कैसा होने वाला है, बहुत छोटा सा एग्रेवेशन होगा। एग्रेवेशन हुआ तो सही, बट तुरंत नीचे आ गया। ठीक है, तो एग्रेवेशन होने वाला है बट इम्प्रूवमेंट रैपिड होने वाली है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट रैपिड होने वाली है हमारी। फर्स्ट में एग्रेवेशन हुआ बट डिक्लाइन, अपना इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं। सेकंड में एग्रेवेशन हुआ बट इम्प्रूवमेंट स्लो स्लो हुई। थर्ड में एग्रेवेशन हुआ पर इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा रैपिड हुई। रैपिड इम्प्रूवमेंट हुई तो हमारी एग्रेवेशन कैसी हुई होगी, हमारी यहाँ पे क्विक एग्रेवेशन हुई होगी, है ना, क्विक एग्रेवेशन हुई होगी, शॉर्ट एग्रेवेशन हुई होगी, और जो एग्रेवेशन है उसके तुरंत बाद ही हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल गया। अगर इम्प्रूवमेंट हमारा हो रहा है तो क्या है, प्रोग्नोसिस क्या हुआ हमारा, फेवरेबल हुआ। रेमेडी कैसी हुई हमारी, रेमेडी हमारी काम कर रही है, यानी कि आपका केस इनक्योरेबल हो सकता है, बिल्कुल भी इनक्योरेबल नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपका यहाँ पे इनक्योरेबल केस नहीं है तो कैसा केस हो सकता है, नो टेंडेंसी फॉर स्ट्रक्चरल चेंज। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंज की टेंडेंसी है ही नहीं इसके अंदर, और अगर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए भी हैं तो बहुत ही स्लाइट वो हुए हैं। ठीक है, द स्लाइट, यहाँ पे क्या है, एग्रेवेशन बहुत ही ज़्यादा स्मॉल था, क्विक था, शॉर्ट था और स्लाइट था। और इसमें अगर आप देखोगे तो क्विक आपको मिलेगा फॉर आवर्स इन एक्यूट्स, फॉर डेज इन क्रॉनिक। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, प्रोग्नोसिस हमारा फेवरेबल है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है, गुड प्रोग्नोसिस है, और मेडिसिन को हम सही दे रहे हैं। तो जब हमारी मेडिसिन सही होती है, काम कर रही होती है, इसलिए हमें उसको मेडिसिन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब जो है हम फोर्थ ऑब्जर्वेशन, जो भी हमारी एग्रेवेशन की ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एग्रेवेशन है क्या, एग्रेवेशन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी एग्रेवेशन है ही नहीं। बात तो यहाँ पे एग्रेवेशन की हुई है, यहाँ पे बोला है कि नो एग्रेवेशन बट डायरेक्ट रिकवरी होती है पेशेंट की। ये तो सबसे अच्छी बात हो गई हमारी कि एग्रेवेशन हो ही नहीं रहा, सीधा रिकवरी हो गई। फर्स्ट में एग्रेवेशन हुआ बट कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई, डिक्लाइन ही हो गया पेशेंट।
सेकंड में एग्रेवेशन हुआ बट स्लो एग्रेवेशन हुआ, थर्ड में भी एग्रेवेशन हुआ बट क्विक एग्रेवेशन हुआ, ठीक है। फोर्थ में एग्रेवेशन हुआ ही नहीं, ठीक है, नो एग्रेवेशन, इसमें एग्रेवेशन है ही नहीं हमारे पास, तो ये तो हमारा आइडियल क्योर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर और आप बताओ इनक्योरेबल हो सकती है आपकी डिजीज़? कभी भी इनक्योरेबल नहीं हो सकती। डिजीज़ इज क्योरेबल, ठीक है। और यहाँ पे नो ऑर्गेनिक डिजीज़, और डिजीज़ हमारी ऑर्गेनिक भी नहीं है, फंक्शनल है अभी। डिजीज़ हमारी कैसी हुई? फंक्शनल हुई, ठीक है। हमारी पोटेंसी भी बिल्कुल ठीक है, हमारी डोजेस भी बिल्कुल ठीक है, हमारा सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। इसमें हमारा प्रोग्नोसिस कैसा हुआ? प्रोग्नोसिस हमारा बहुत बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है इसमें, वेरी गुड, ठीक है। अभी इतना ही याद रखो, इसकी और एक्सप्लेनेशन भी है कि प्रोग्नोसिस गुड कितना, एक्यूट में क्यों गुड है, क्रॉनिक में डाउटफुल क्यों है, उसका बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी याद रखने के लिए सिर्फ इतना। अब आता है हमारा, जब हमें पता है 5th 6th 7th, ये आएगी हमारी एमेलियोरेशन के लिए, ठीक है, इतना तो हमें पता ही है। तो 5th वाले में हम क्या करेंगे? 5th वाले में हम देखते हैं कि एमेलियोरेशन तो आती है बट एमेलियोरेशन के बाद तुरंत ही हमारी एग्रेवेशन आ जाती है, ठीक है। एमेलियोरेशन आती है बट उसके बाद एग्रेवेशन भी आती है। इसका मतलब क्या है? अगर एग्रेवेशन आ रही है तो आपका प्रोग्नोसिस अनफेवरेबल है। एग्रेवेशन क्यों आ रही है? क्योंकि प्रोग्नोसिस अनफेवरेबल है, ठीक है। या तो मेडिसिन हमारी गलत है, या फिर पेशेंट कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से मेडिसिन एक्ट नहीं कर पा रही है, या फिर रेमेडी हमारी सुपरफिशियल है, या हमने पैलिएट कर दिया केस, दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। इसके बारे में नहीं पूछा जाता, सिर्फ इतना पूछा जाता है कि 5th ऑब्जर्वेशन में क्या है, या तो ये रहेगा या फिर उसका प्रोग्नोसिस क्या है, ये रहेगा। दूसरा आप ये रख लो क्या क्या रीजंस इसके हो सकते हैं, ये याद रख लो। रीज़न क्या क्या हो सकते हैं? रेमेडी सुपरफिशियल हो सकती है, ठीक है, सुपरफिशियल रेमेडी है आपकी, आपने दी तो है लेकिन डीप रेमेडी नहीं है, ठीक है। जिसने सिर्फ पैलिएट किया, तो केस आपका पैलिएट हुआ है, आप उसको पैलिएट कर रहे हो, ठीक है। या फिर जो है केस जो है आपका इनक्योरेबल है, ठीक है, इसलिए बार 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 एग्रेवेशन हो रहा है, ठीक है, ये हो सकता है। चलो अब 6th में क्या है? शॉर्टकट में मैं बता रही हूँ कि जितना जल्दी आपको याद रह सके बस उतना। अब 6th क्या है? 6th भी एमेलियोरेशन है, पर कैसा एमेलियोरेशन है? टू शॉर्ट। 6th भी एमेलियोरेशन है बट कैसा एमेलियोरेशन है? टू शॉर्ट एमेलियोरेशन। अगर बहुत छोटा सा एमेलियोरेशन हुआ है, इसका मतलब क्या है? या तो आपने या तो पेशेंट ने कुछ ना कुछ ऐसा करा है जिसकी वजह से मेडिसिन हमारी एक्ट नहीं कर पा रही है, और बहुत कम समय के लिए मेडिसिन ने जो है वो एमेलियोरेशन करा है। या तो इसका रीज़न क्या क्या हो सकता है? रीज़न क्या क्या हो सकता है? पेशेंट हैज़ स्पॉइल्ड द केस, ठीक है। फर्स्ट रीज़न यही हो सकता है कि आपने तो अच्छे से सिलेक्ट करके दी है रेमेडी, अपने पे थोड़ी शक करेंगे हम। पेशेंट हैज़ स्पॉइल्ड द केस, लेकिन अगर पेशेंट ने करा ही नहीं है स्पॉइल्ड, पेशेंट कह रहा है मैं सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने कुछ नहीं करा, तो इसका रीज़न हो सकता है कि आपका जो केस है वो हाई ग्रेड इन्फ्लेमेशन का है। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, इसका क्या रीज़न हो सकता है, तो ये याद रखना। हाँ, ये हाई ग्रेड इन्फ्लेमेशन का केस है, ये हो सकता है, ठीक। दूसरा ये हो सकता है कि कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ चुके हैं केस के अंदर, स्ट्रक्चरल चेंजेस। अगर तो ये एक्यूट है, ठीक है, ये एक्यूट केस में है। अगर केस आपका एक्यूट है तो ये रीज़न हो सकता है। अगर केस आपका क्रॉनिक है तो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए हैं, इस कारण से ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपका जो है टू शॉर्ट रिलीफ आ रहा है, पेशेंट को पूरी तरह से रिलीफ नहीं आ रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है? मेडिसिन को चेंज करना है, दोबारा से केस टेकिंग करनी है, एक मोर सिमिलर मेडिसिन सेलेक्ट करनी है और उसको देना है, ठीक। उसके बाद हमारे 7th भी क्या है? 7th भी एमेलियोरेशन का है भाई हमारा। 7th भी अगर एमेलियोरेशन का है तो इसमें किस तरह की एमेलियोरेशन है? इसकी है फुल टाइम एमेलियोरेशन, फुल टाइम एमेलियोरेशन है। पर हो क्या रहा है? पेशेंट इज़ नॉट फीलिंग गुड, पेशेंट इज़ नॉट फीलिंग गुड, पेशेंट गुड फील नहीं कर रहा है, ये पेशेंट कोई रिलीफ फील नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है, क्या रीज़न हो सकता है इसका? क्यों हो रहा होगा ऐसा? कि कुछ ना कुछ लेटेंट कॉज हो सकता है, ठीक है, जो प्रिवेंट कर रहा है आपके क्योर को, विच इज़ प्रिवेंटिंग द क्योर। अब वो कॉज कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपका पेशेंट ही इनक्योरेबल है और वो किसी सर्टेन डिजीज़ किसी सर्टेन स्टेज तक ही क्योर हो सकता है, उसके बाद वो क्योर नहीं हो सकता। इसमें आप कितनी भी अच्छी रेमेडी दे दो बट आपका पेशेंट क्योर नहीं हो सकता, क्योंकि वो केस जो है वो इनक्योरेबल है एंड केस इज इनक्योरेबल। अब आपको एमेलियोरेशन आ रहे हैं, फुल टाइम एमेलियोरेशन हो रहा है, तो रेमेडी तो आपकी ठीक है बट पेशेंट को पैलिएशन की ही ज़रूरत है। रेमेडी राइट है, ठीक है, ये मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। रेमेडी इज़ राइट, रेमेडी इज़ नॉट रॉन्ग, बट केस इज इनक्योरेबल, ये रीज़न है बस, ठीक है। चलो जी, ये बहुत इजी था। एड्स तो हमें पता ही है, हमने देख लिया है एड्स के बारे में। तो इडियोसिंक्रेसी, इसके बारे में और कुछ नहीं पता। इडियोसिंक्रेसी के बारे में आपको पता ही है क्या क्या होता है। हमें इसमें 30 200 30 देना है या फिर 200 डोजेस से स्टार्ट करना है, ठीक है, एक्यूट में। ये भी क्वेश्चन आता है इसमें से, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्रॉनिक में क्या डोजेस देंगे। क्रॉनिक में हम देंगे 30 200 या फिर 500 पोटेंसी, ठीक है, ये देंगे क्रॉनिक में। बस इसमें से यही आता है और कुछ नहीं आता इसमें से। फिर आती है हमारी नाइन्थ में, तो हमें पता है ये प्रूवर्स के लिए है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है हमें। फिर 10th हमारी न्यू सिम्टम है। अगर आपकी न्यू सिम्टम आ रहा है किसी पेशेंट में, आप बताओ वो सही होगा आपका केस। नया सिम्टम आ रहा है जो पहले उसको कभी भी फील नहीं होता था, तो क्या है आपकी होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन रॉन्ग है। प्रिस्क्रिप्शन आपकी रॉन्ग है, रॉन्ग। आपको दोबारा से केस लेना पड़ेगा, आपने गड़बड़ कर दी है, आपने रेमेडी सही नहीं दिए हैं, इसलिए पेशेंट को नए नए सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। 11th क्या है हमारे, 11th ऑब्जर्वेशन क्या है, ओल्ड सिम्टम। ओल्ड सिम्टम अगर आ रहे हैं, ये तो हैरिंग्स लॉ का क्योर है, हैरिंग्स लॉ है ये तो, कि पुराने सिम्टम अगर वापस निकल के आते हैं तो अच्छी चीज़ है। हमारा पेशेंट जो है सही दिशा में है, हमारी रेमेडी भी बिल्कुल ठीक है, हमारा पेशेंट रिकवर हो जाएगा, हमारा पेशेंट ठीक हो सकता है, प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, रेमेडी एकदम ठीक है, ठीक है। धीरे धीरे करके आपको इसी मेडिसिन को चलाए रखना है और उसी से ही आपके पेशेंट जो है वो ठीक हो जाएगा, उसके पुराने सिम्टम्स भी चले जाएंगे उसी रेमेडी से, ठीक। फिर 12th ऑब्जर्वेशन क्या है, सिम्टम टेक द रॉन्ग डायरेक्शन। अगर रॉन्ग डायरेक्शन चला गया तो क्या हो गया, हैरिंग्स लॉ के ऑपोजिट, रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ सिम्टम्स, तो हैरिंग लॉ के ऑपोजिट चला गया। आपको जाना था, हैरिंग्स लॉ क्या कहता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाना चाहिए, लेकिन क्योर जो हो रही है आपकी नीचे से ऊपर की तरफ हो रही है। हैरिंग्स लॉ कहता है कि सेंटर टू पेरिफेरी जाना चाहिए क्योर, पर आपका क्योर जो है वो पेरिफेरी टू सेंटर जा रहा है, मतलब पेरिफेरी की चीज़ें तो ठीक हो रही हैं पर सेंटर की चीज़ें सही हो ही नहीं रही हैं, ठीक है। तो ये भी, या फिर पेरिफेरी से लेकर सेंटर, पेरिफेरी तो ठीक हो गया, सेंटर में इसको प्रॉब्लम आने लग गई, ठीक है। उसका हेडेक तो ठीक हो गया बट उसको हार्ट में कंजेशन जैसा फील होता है, लंग्स में कंजेशन जैसा फील होता है, पैरों का दर्द तो ठीक हो गया है, लेकिन लिवर डिजॉर्डर्स हो गए हैं, किडनी डिजॉर्डर्स हो गए हैं, तो ये रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ सिम्टम्स हुई। अगर ऐसा हुआ है तब भी आपकी रेमेडी जो है वो गलत है, आपने पेशेंट को एक डेंजर कंडीशन में डाल दिया है जहाँ पर पेशेंट की इकोनॉमी जो है वो बिगड़ सकती है, उसकी जनरल स्टेट ख़राब हो सकती है और पेशेंट जो है वो प्रॉब्लम में आ सकता है, उसको न्यू सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। यहाँ पे एज सून एज पॉसिबल आपकी रेमेडी भी रॉन्ग है, रॉन्ग रेमेडी, ठीक है। एज सून एज पॉसिबल एंटीडोट करो, पहले एंटीडोट करो, ठीक है, वरना क्या हो जाएगा, उसको स्ट्रक्चरल चेंजेस डेवलप हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल चेंज डेवलप होने लग जाएंगे, तो एज सून एज पॉसिबल उसको कर दो चेंज, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ कैंट्स 12 ऑब्जर्वेशन। साथ साथ में अगर रेमेडी रिएक्शन के बारे में पूछे तो भी यही आंसर रहेगा, जिसको आंसर शीट में लिखना है इसी को एक्सप्लेन करके लिख दो। मैं नोट्स भी जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी कर दूंगी। चलो अब लास्टली हम निमोनिक के बारे में देख लेते हैं, जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, और जितना इससे भी और अच्छे तरीके से अगर आपको नहीं याद हो रहा है इससे भी, तो चलो निमोनिक के थ्रू याद करके देख लेते हैं, ठीक है। तो निमोनिक क्या बोलता है, अ स्मार्ट होम्योपैथ डज ऑलवेज रिलीव पेशेंट विद हाई पोटेंसी, और नाउ का तो हमें पता ही है लास्ट में। अ स्मार्ट होम्योपैथ अ एग्रवेशन, ठीक है, विद फाइनल डिक्लाइन। स्मार्ट यानी कि स्लो इम्प्रूवमेंट, होम्योपैथ यानी कि हाई एग्रवेशन क्विक एग्रवेशन, हाई एग्रवेशन क्विक इम्प्रूवमेंट। डज डायरेक्ट रिकवरी, मैंने बोला था ना फोर्थ में एग्रवेशन होता ही नहीं है, डायरेक्ट रिकवरी हो जाती है। ऑलवेज मीन्स एमेलियोरेशन फॉलोड बाय एग्रवेशन। रिलीफ्स मीन रिलीफ इज टू शॉर्ट,
पेशेंट इज फीलिंग बैड डिस्पाइट ऑफ बेटर सिम्टम्स, ये 7th ऑब्जर्वेशन थी हमारी, ठीक है। 8th क्या था, हाईली सेंसिटिव पेशेंट, जो कि हमारी इडियोसिंक्रेसीज है। 9th में हमें पोटेंसीज यानी प्रूवर्स, ठीक है। 10th का तो हमें पता ही है, NOW नाउ। तो ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये 7th, 8th, 9th और 10, 11, 12। तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। इसका मैं पूरा का पूरा जो PDF है वो भी अपलोड कर दूंगी, तो दोनों में से जैसा भी आपको करना है वैसे आप कर सकते हो। सो दिस इज इट फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दूसरे के साथ भी शेयर कर दो भाई, ताकि उनको भी आसानी हो जाए ये 12 ऑब्जर्वेशन याद रखने के लिए।